Hello students, a very good morning to all of you. Welcome in confidence classes, myself रोहित गुप्ता. बच्चों, हम लोग तमाम ट्रांजैक्शन से वो दो अकाउंट जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ेगा वो कैसे तय करते हैं ये समझ चुके हैं. उन दोनों अकाउंट्स को आप पर्सनल की कैटेगरी में लाओगे, रियल की कैटेगरी में लाओगे, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लाओगे, ये तय कर चुके हैं. फिर वो जिस कैटेगरी में आए उस कैटेगरी के रूल के अकॉर्डिंग हम उन्हें डेबिट करें या क्रेडिट ये तय कर चुके हैं. इन शॉर्ट मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ, लेकिन ये सॉरी कुछ मैंने आपको रफली समझाया है और मैंने आपको बार बार कहा कि इसकी प्रेजेंटेशन एक खास तरीके की होती है और इसकी फेयर प्रेजेंटेशन कैसी होगी वही सब कुछ आपको मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने चल रहा हूँ. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. माई सेल्फ रोहित गुप्ता. बच्चों, हम लोग टैली सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आप नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने अकाउंट्स लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो और इस वजह से मैं आपको एकदम ज़ीरो से स्टार्टिंग दे रहा हूँ. रफली चीज़ें बन चुकी हैं, अब मैं आपको इसको फेयर प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा. चलिए पहले तो आप कॉलम देख लें. हम बात कर रहे हैं जनरल एंट्री की, तो जनरल एंट्री के कॉलम क्या होंगे वो गौर करिएगा. अपनी कॉपी उठाइए और इस तरह से अपनी कॉपी में फॉर्मेट ड्रॉ करिए. सबसे पहले हेडिंग डालिए जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ, जो भी आप फर्म का नाम है वो नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. आप जिस फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं उस फर्म के नाम को यहाँ पर मेंशन कर देंगे. फिलहाल हमारे मामले में अभी कोई फर्म का नाम नहीं था, इससे मैंने यहाँ पे डैश करके छोड़ दिया. तो जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ सो एंड सो. अब कॉलम की बात करें तो बनाइए कॉलम कॉपी में. पहला कॉलम छोटा सा डेट के नाम पर, फिर एक बहुत बड़ा कॉलम बनाइएगा पार्टिकुलर के नाम पर. सबसे बड़ा कॉलम यही होगा जब हम जनरल एंट्री की बात करेंगे तो. और फिर एक बहुत ही छोटा सा कॉलम बनेगा एल एफ. एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो. और ये लेजर फोलियो का यूज क्या होता है ये मैं आपको अभी नहीं, आगे चल के जब लेजर पोस्टिंग नेक्स्ट चैप्टर अकाउंट का पढ़ाऊंगा तब वहां समझाऊंगा. लेजर फोलियो शॉर्ट में हम लोग इसे बोलते हैं एल एफ. एक बहुत ही छोटा सा कॉलम रहेगा और ये कॉलम फिलहाल ब्लैंक रहता है. इस कॉलम में क्या लिखा जाता है और कब वो सब कुछ लेजर पोस्टिंग के समय डिस्कस होगा. ठीक है, तो एल एफ. उसके बाद अमाउंट के दो कॉलम बनाइए इक्वल साइज में. अमाउंट डी आर डेबिट, अमाउंट सी आर यानी क्रेडिट. ठीक है, ये होंगे इक्वल साइज के कॉलम. तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 अपनी कॉपी में 5 कॉलम ड्रॉ करने हैं. लेंथ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि जैसा चाहे वैसे बना दिया. एक कॉलम होगा डेट का नॉर्मल साइज में. पार्टिकुलर का कॉलम आप देख सकते हो, इसकी विड्थ सबसे बड़ा कॉलम यही होगा. उसके बाद बहुत ही छोटा सा कॉलम होगा एल एफ का, जिसका कोई यूज़ फिलहाल अभी नहीं है, इसे ब्लैंक करके छोड़ देंगे. और फिर दो इक्वल साइज के कॉलम अमाउंट के नाम पर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट. अपनी कॉपी में इस तरह से कॉलम ड्रॉ करके ये लाइनिंग वाइनिंग कर लीजिए. और अब शुरू करते हैं, इसके अंदर हम चीज़ें लिखेंगे कैसे. तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो पढ़ रहा हूँ और फिर उसको फेयर में कैसे लिखेंगे वो डिस्कस करते हैं. तो रूल्स नंबर 1, आप रफली जैसे समझना चाह वैसे समझ लिए आप, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन रूल्स कहता है कि जब आप इसको फेयर में लिखें तो एंट्री के अंदर आप पहले डेबिट में देख ले क्या है और पहले आप डेबिट लिखेंगे फिर क्रेडिट. तो ये एंट्री थी जिसमें आपने दो अकाउंट पकड़े, इसमें आपने कैश को क्रेडिट कर रखा है और परचेज को डेबिट. तो इस ट्रांजेक्शन में, इस एंट्री में आपका डेबिट क्या है, आपको सर परचेज. तो पहले आप डेबिट का पोर्शन लिखेंगे फिर क्रेडिट का. तो हम लिख रहे हैं पहले डेबिट, यानी आप बोलोगे परचेज अकाउंट डेबिट, और फिर क्रेडिट लिखेंगे टू कैश अकाउंट. और एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और ध्यान रखिएगा, जो क्रेडिट वाला फिगर है वो इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देकर आगे बढ़िएगा. थोड़ा सा स्पेस करके तब आप आगे लिखेंगे. ये प्रेजेंटेशन होगी टू कैश अकाउंट. तो पहले डेबिट लिखेंगे फिर क्रेडिट, ये प्रेजेंटेशन होगी. और इसी प्रेजेंटेशन को देखो मैंने फेयर में लिखा हुआ है. पहले मैंने डेबिट लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट. ये देखिए
पहले मैंने डेबिट लिखा, परचेज अकाउंट और DR एकदम लास्ट में इस कॉलम को टच करते हुए परचेज अकाउंट डेबिट, ये लिखने का तरीका होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा था फिर आप क्रेडिट लिखें तो थोड़ा सा आगे बढ़कर, जस्ट नीचे से ना लिख दें, आप थोड़ा सा आगे बढ़ें और फिर आप लिखें टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलें जरा आप इस एंट्री का डेट और अमाउंट देख लें। तो डेट है 1 अप्रैल और इस एंट्री का अमाउंट है 25,000। अब इसके बारे में भी देख लें रूल्स। पहले तो मैंने डेट लिख दिया सिंपली 1 अप्रैल, इसका अमाउंट है 25,000, तो हम 25,000 दो बार लिखेंगे। डेबिट के लिए 25,000 डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के लिए भी सेम अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि अकाउंट में याद रखिएगा जनरल के अंदर डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट इक्वल होते हैं। तो हम क्रेडिट में भी 25,000 लिख देंगे, लेकिन क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में और क्रेडिट के सामने। तो ये आ गया 25,000 क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट और डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट। तो ये आपके लिखने का पैटर्न होगा। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, पहले डेबिट लिखेंगे और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ करके क्रेडिट लिखेंगे। अच्छा, इतना कुछ लिखने के बाद अब आप एक लाइन में इस एंट्री में क्या हुआ है वो लिखेंगे। हम लोग इसे कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? नरेशन। तो इस एंट्री में क्या हुआ था, आपने गुड्स परचेज किया था कैश में, तो इसको लिखिए नरेशन। मैं आपको नरेशन में जो वर्डिंग बोल रहा हूँ इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज नहीं होती है, ये नरेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, यहाँ पर आपको इतनी लिबर्टी है। हाँ, कुछ ऐसा लिखिए नरेशन जिससे पढ़ने पर पता चल जाए कि ट्रांजेक्शन किस चीज़ का हो रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन किस चीज़ का था, आपने गुड्स परचेज किया था कैश में, तो आपने लिखना है एक वर्ड पहले बीइंग, ये स्टार्टिंग वर्ड होता है, ये जरूर लिखा करिए बीइंग। अब वर्ड लिखिए सेंटेंस, किस चीज़ का ट्रांजेक्शन था, आपने गुड्स परचेज किया था कैश में, तो आपने लिखा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, ये जो लिखा आपने, हम लोग इससे बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। ओके, अब ये एंट्री पूरी हो गई है, विथ नरेशन आपने सब कुछ लिख लिया। अब एक लाइन खींचेंगे आप इसे क्लोज करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये जो लाइनिंग आएगी वो लाइनिंग केवल और केवल पार्टिकुलर के अंदर रहेगी, इसके आगे पीछे मत बढ़िएगा। ठीक है, ये लाइन आपने जो खींची ये केवल और केवल इस कॉलम तक सीमित रहेगी, इसके आगे मत बढ़ जाइएगा, इसके पीछे मत जाइएगा। आपका ये लाइन इस एंट्री को क्लोज कर रही है, दैट्स ऑल। ठीक है, इसी तरह से चीज़ें आपको लिखनी है। चलिए अगली एंट्री देखते हैं, उसको लिखने का पैटर्न भी सेम रहेगा। आपने रफली समझ लिया था टू सेल्स कैश डेबिट। अब आप फेयर में कैसे लिखेंगे, पहले डेबिट लिखेंगे फिर क्रेडिट। तो डेबिट क्या है? कैश, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और थोड़ा सा आगे बढ़कर, इसके जस्ट नीचे से नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़कर फिर क्रेडिट लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। और इसी तरह देखिए मैंने लिखा है 5 अप्रैल को अमाउंट 40,000 रुपीज़। आपने पहले डेबिट लिखना है फिर क्रेडिट, तो मैंने लिखा डेट 5 अप्रैल, पहले डेबिट, तो डेबिट क्या है? कैश, तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट लिखा करिए इस लाइन को टच करते हुए, इस कॉलम को टच करते हुए। तो कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा आगे बढ़ करके फिर लिखिए क्रेडिट। क्रेडिट क्या था? सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। अब इसका अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट है इस एंट्री का 40,000, तो डेबिट के लिए भी 40,000 और क्रेडिट के लिए भी 40,000। कैसे लिखना है? डेबिट के लिए डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के लिए क्रेडिट के कॉलम में 40,000, राइट। अब नरेशन लिख दीजिए, पहले एक कॉमन वर्ड यूज़ करिए बीइंग। अब नरेशन में आप लिखिए वो सेंटेंस जिसके लिए ट्रांजेक्शन हो रहे थे। तो इस ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया था, आपने गुड्स सेल किया था कैश में, तो बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, दैट्स ऑल, नरेशन कंप्लीट। अब इस एंट्री को भी क्लोज करिए, एक लाइन खींचिए जो कि केवल और केवल पार्टिकुलर कॉलम तक सीमित रहेगी। तो ये आपने लाइन कर दी, इस अकाउंट को, इस ट्रांजेक्शन को क्लोज कर दिया, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, ये होगी आपकी सेकंड ट्रांजेक्शन। अब इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, थर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन आइए पहले देख ले क्या था और उससे फिर आपने यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा है। तो थर्ड ट्रांजेक्शन ये है आपका,
पहले डेबिट उठाइए फिर क्रेडिट। तो डेबिट में क्या है, परचेज, तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, फिर क्रेडिट लिखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ करके टू राजीव, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजीव, डेट 7 अप्रैल, अमाउंट 75,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजीव। ये देखिए फेयर 7 अप्रैल, पहले डेबिट लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट जो लिखे वो इस कॉलम को टच करते हुए, परचेज अकाउंट डेबिट, अब क्रेडिट लिखिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ करके, तो टू राजीव, इस एंट्री का अमाउंट है 75,000, डेबिट वाले के लिए 75,000 डेबिट के कॉलम में, और क्रेडिट वाले के लिए भी सेम अमाउंट आएगा 75,000 क्रेडिट के कॉलम में। ठीक है, तो ये बन गई आपकी एंट्री 7 अप्रैल की फेयर में, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजीव 75,000, नरेशन बीइंग, पहले तो कॉमन वर्ड लिखिए बीइंग, फिर लिखिए ट्रांजेक्शन क्या था, आपने गुड्स परचेज किया था राजीव से, तो आपने लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजीव ऑन क्रेडिट। दैट्स ऑल, इस एंट्री की भी कहानी खत्म, इसे भी क्लोज करिए, लाइन करिए, लाइनिंग केवल पार्टिकुलर तक सीमित रहेगी, आगे पीछे मत बढ़िएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 7 के बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10 अप्रैल को, और ट्रांजेक्शन है आपका 7 के बाद 10 अप्रैल को, ट्रांजेक्शन है आपका पहले डेबिट पढ़िए फिर क्रेडिट, तो पहले डेबिट में है राजीव, राजीव अकाउंट डेबिट, फिर क्रेडिट में लिखिए टू कैश अकाउंट। अच्छा, ये जो मैं आपको पी आर या एन पर्सनल या नॉमिनल के इंडिकेशन लिखाता था ना, याद रखिएगा फेयर में ये सब कुछ ये इंडिकेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इंडिकेशन को इग्नोर करके चीज़ें देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले डेबिट, तो आपको अगर राजीव अकाउंट डेबिट, फिर क्रेडिट टू कैश अकाउंट, डेट 10 अप्रैल, अमाउंट 75,000। तो ये देखिए मैंने लिखा डेट 10 अप्रैल, पहले डेबिट, तो राजीव अकाउंट डेबिट, अब क्रेडिट लिखिए थोड़ा सा आगे बढ़कर टू कैश अकाउंट, इस एंट्री का अमाउंट है 75,000, डेबिट के लिए डेबिट के कॉलम में, और क्रेडिट के लिए क्रेडिट के कॉलम में 75,000। फिर नरेशन बीइंग कैश पेड टू राजीव, लाइनिंग करिए केवल पार्टिकुलर तक। चलिए 10 अप्रैल के बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 12 अप्रैल। क्या है ट्रांजेक्शन आपका, पहले डेबिट पढ़िए फिर क्रेडिट, तो डेबिट में है विजय, विजय डेबिट। ठीक है, ये PRN पर्सनल या नॉमिनल का इंडिकेशन फेयर में नहीं लिखेंगे आप, फिर क्रेडिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, डेट 12 अप्रैल और फिगर 90,000। चलिए फेयर में इसको देखें, मैंने डाला डेट 12 अप्रैल, पहले डेबिट, तो मैंने लिखा विजय अकाउंट डेबिट, अब क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, थोड़ा सा आगे बढ़ करके टू सेल्स अकाउंट, इस एंट्री का अमाउंट है 90,000, डेबिट के लिए डेबिट के कॉलम में, और क्रेडिट के लिए क्रेडिट के कॉलम में 90,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू विजय ऑन क्रेडिट। दैट्स ऑल, कॉलम करके लाइन करके इस एंट्री को भी क्लोज करें। 12 के बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 15 अप्रैल, पहले डेबिट पढ़िए, तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्रेडिट पढ़िए टू विजय अकाउंट, 15 अप्रैल, अमाउंट 90,000। ये देखिए 15 अप्रैल, पहले डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, अब क्रेडिट लिखिए थोड़ा सा आगे बढ़ करके, तो ये लिखा क्रेडिट में टू विजय अकाउंट, एंट्री का अमाउंट है 90,000, डेबिट के लिए डेबिट के कॉलम में, और क्रेडिट के लिए क्रेडिट के कॉलम में। नरेशन बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम विजय, राइट, लाइनिंग करिए, इस एंट्री को क्लोज करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट 21 अप्रैल, क्या है कहानी आपकी 21 अप्रैल को, पहले डेबिट पढ़िए फिर क्रेडिट, तो डेबिट में है सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में आएगा टू कैश अकाउंट, 21 अप्रैल, अमाउंट 2500। ये रहा फेयर 21 अप्रैल, पहले डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, अब क्रेडिट टू कैश अकाउंट, एंट्री का अमाउंट 2500,
डेबिट के लिए डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट के लिए क्रेडिट के कॉलम में। बीइंग सैलरी पेड इन कैश, नरेशन लिख करके इस एंट्री को भी क्लोज करिए। ठीक है, 21 अप्रैल के बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 25 अप्रैल को है। क्या है ट्रांजेक्शन पहले देख लीजिए। 25 अप्रैल को पहले डेबिट पढ़िए, तो कैश डेबिट, पहले डेबिट लिखा था ना, तो कैश डेबिट टू इंटरेस्ट, राइट। चलिए 25 अप्रैल 500 अमाउंट फेयर में देखिए। 25 अप्रैल पहले डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, अब लिखिए क्रेडिट, थोड़ा सा आगे बढ़ करके टू इंटरेस्ट अकाउंट। इस एंट्री का अमाउंट 500 है, डेबिट के लिए डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट के लिए क्रेडिट के कॉलम में आपने लिख दिया 500। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव इन कैश, राइट। और अब लास्ट 30 अप्रैल पहले डेबिट पढ़िए फिर क्रेडिट, तो डेबिट है बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में है टू कैश अकाउंट। 30 अप्रैल अमाउंट 4500। तो चलिए ये रहा फेयर। 30 अप्रैल पहले डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अब क्रेडिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 4500, डेबिट के लिए डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट के लिए क्रेडिट के कॉलम में। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, बस सारी एंट्री को आपने फेयर में लिख लिया। अब आप यहाँ पर चीज़ों को क्लोज करें और अब लाइन खींच दे पूरा कंप्लीटली, ये लाइन होगी कंप्लीट एंड तक, और लिखें ग्रैंड टोटल और अपने फिगर्स का टोटल कर दें। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल कर लें, और याद रखिएगा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होता है। टोटल करके देख लीजिए, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल आ रहा है और टोटल आ रहा है आपका 4,02,500। कैसे आया टोटल करके देख लीजिए। पहले डेबिट का टोटल करिए, 2500, 40,000, 75,000, अगेन 75,000, 90,000, 90,000, 2500, 500 और 4500। इसका टोटल आया 4,02,500। इस तरह से क्रेडिट का भी टोटल कर लीजिए, सेम अमाउंट आएगा, मानी बात है, 4,02,500 एंड दैट्स कॉल्ड ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीज़ें चलानी है। ये है जनरल एंट्री का बेसिक कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैंने आपको अभी जो एंट्री कराई है ना, ये बहुत सिंपल एंट्री थी, क्योंकि यहाँ पर मेरा मोटिव अभी स्टार्टिंग में केवल इतना था कि आप ट्रांजेक्शन को कैसे जनरल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। इनिशियल इजी एंट्री के थ्रू पहले मैं आपको चीज़ें समझा दूँ। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी एडवांस होंगी, आपके जनरल एंट्री के ट्रांजेक्शन भी थोड़े टेक्निकल होते जाएंगे। लेकिन अभी इंट्रोडक्टरी के तौर पर इतना एंट्री और इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी था। मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ। आप इस वीडियो को रिवाइज करके आप देख लो बेसिक एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया कि नहीं। आपको जो जनरल एंट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए तो फिर मैं आपको कुछ असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा, और उस असाइनमेंट में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा चीज़ें एडवांस लेवल पर ऊपर आती जाएंगी और थोड़ी टेक्निकल होती जाएंगी। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका बेस क्लियर है, तो आप वो एडवांस एंट्री भी बड़े इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आप अगर इस वीडियो तक कुछ भी पूछना चाहते हो, कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, देन डोंट वरी, आप मुझे फ्रैंकली पूछ सकते हो, आप फ्रीली आप मुझे कॉल कर सकते हो। आपको जहाँ भी डाउट होंगे मैं आपके डाउट्स को और बेहतर तरीके से क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।